नमस्कार, देश दुनिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बीजेपी समर्थक बाबर अली की पीट पीटकर हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बाबर ने बीजेपी के लिए प्रचार किया था और जीत होने पर गांव में मिठाई बांटी थी। इससे नाराज होकर उसके पट्टीदारों ने जमकर पिटाई की। इलाज के दौरान बाबर की मौत हो गई। कुशीनगर के रामकोला के कटघरई गांव के रहने वाले सूबेदार अली का सबसे छोटा बेटा बाबर अली गांव के अमवा चौराहे पर मीट बेचने का काम करता था। बाबर के बड़े भाई रुस्तम अली की मौत 12 साल पहले हो गई थी और दूसरे नंबर का भाई चंदे आलम मुंबई में कपड़ा सिलाई का काम करता है। अपनी दुकानदारी से समय निकालकर बाबर अली बीजेपी के लिए प्रचार किया करता था, जो बाबर के पट्टीदारों को नागवार लगता था। कई बार दबाव बनाने पर भी बाबर अपने पट्टीदारों की बात नहीं माना और बीजेपी का समर्थन करता रहा। 10 मार्च को मतगणना के बाद बाबर ने लोगों को मिठाई खिलाई तो हत्या आरोपी पट्टीदारों की खुन्नस और बढ़ गई। इस वजह से उसके साथ मारपीट की गई, उसकी हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि सरकार ने 2 लाख मुआवजे का ऐलान किया है बाबर के परिवार के लिए और सख्त जांच के आदेश यहां पर दिए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर खुशी मना रहे कुशीनगर के युवक बाबर की पिटाई से मौत के मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ बेहद सख्त हो गए हैं। योगी आदित्यनाथ ने बाबर की मौत पर गहरा शोक व्यक्त करने के साथ ही परिवार के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की और इस प्रकरण की शीघ्र ही जांच के आदेश दिए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का निर्देश है कि जांच निष्पक्ष हो और किसी भी दोषी के साथ जरा सी भी ढिलाई ना बरती जाए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर में 20 मार्च की घटना के बाद रविवार रात बाबर की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में बाबर की पिटाई का प्रकरण बेहद ही निंदनीय है। बाबर की पिटाई से मौत पर गहरा शोक व्यक्त करने के साथ मुख्यमंत्री ने शोक संतृप्त परिजनों के प्रति संवेदना भी जताई। उन्होंने कुशीनगर के एसपी को इस प्रकरण की तत्काल और निष्पक्ष जांच के लिए निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही शासन और पुलिस विभाग के आला अधिकारियों को जांच पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि बाबर कुशीनगर के कटघरई गांव के रहने वाले थे। आपको बता दें कि कुशीनगर में 20 मार्च को मुस्लिम युवक बाबर की बीजेपी का प्रचार करने और बीजेपी को बहुमत मिलने पर मिठाई बांटने को लेकर पिटाई कर दी गई। पिटाई के बाद बाबर को छत से फेंक दिया गया। इसके बाद उनके परिवार के लोगों ने गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया। तस्वीर भी आप देख सकते हैं, घर के बाहर बीजेपी का झंडा लगा हुआ। और ये कुछ पुरानी तस्वीरें, जब बीजेपी की जीत हुई तो बाबर ने अपने क्षेत्र में अपने आस पड़ोस में मिठाई बांटी और बीजेपी की जीत का जश्न मनाया। जो उनके पड़ोसियों को, पट्टीदारों को नागवार गुजरा, उसके साथ मारपीट की गई और उसके बाद उसे छत से फेंक दिया गया। सवाल यह कि क्या एक मुस्लिम युवक का बीजेपी के लिए प्रचार करना, बीजेपी की जीत का जश्न मनाना, बीजेपी को वोट देना क्या गलत है? क्या उसे हक नहीं है कि वो उस पार्टी को वोट कर सके जो उसे ठीक लगती है? ये तमाम वो सवाल हैं। और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज में। और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है धर्मेंद्र जी आपका भी एफएम न्यूज में। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मेंद्र जी, बाबर के साथ जो हुआ गलत हुआ या सही हुआ? ये बाबर के साथ जो हुआ जी, देखिए, सभात्मक उत्तर प्रदेश में ये है कि भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार आने के बाद, योगी जी लेने के बाद उत्तर प्रदेश में कितना क्राइम बढ़ गया है, किस तरह से अपराध प्रदेश हो गया। जो बातें करते थे कि 24 घंटे के अंदर अपराध मुक्त होगा, गुंडे गायब हो। धर्मेंद्र जी, बाबर के साथ जो गलत हुआ वो सही हुआ या गलत हुआ? नहीं, किसी के साथ किसी भी तरह का अपराध क्राइम है, उसको क्राइम नजरिए से दिखना चाहिए, किसी साज धर्म नहीं। लेकिन मेरा कहना है कि योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद किस तरह से रोज हत्याएं हो रही, इलाहाबाद में हत्याएं हुई, ये घटना हुई। इस तरह आप देख लीजिए, पिछले सप्ताह भर के अंदर कोई भी ऐसा दिन नहीं है जिसमें कितनी हत्याएं न हुई हो।
सबसे महत्वपूर्ण है कानून व्यवस्था कहाँ है उत्तर प्रदेश की। ये तीन नाली का विवाद था, उसको राजनीतिक धार्मिक तत्व से जिसमें देखना चाहे देखे, मुझे कोई नहीं, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न कानून व्यवस्था पर है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था आज कहाँ है, इस पर जवाब देना चाहिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को। क्या आखिर ऐसा क्या हो गया है कि प्रतिदिन हत्याएं हर जिले में लगभग औसत। लेकिन आपके सांसद तो कहते हैं कि जो बाबर कर रहा था वो गलत कर रहा था। शफीकुर रहमान बर्क कहते हैं कि जो बाबर कर रहा था वो गलत कर रहा था। तो क्या मुस्लिम युवक का बीजेपी को वोट देना, बीजेपी के लिए प्रचार करना गलत है? देखिए ये डेमोक्रेसी है, इसमें कोई किसी को पत्ती और कोई किसी प्रकार का विवाद नहीं होना चाहिए। ये सीधे कानून व्यवस्था से जुड़ा मुद्दा है और इसमें सरकार से है। नहीं, कानून व्यवस्था पर जाने से पहले आप ये बताइए कि आपके जो सांसद कह रहे हैं शफीकुर रहमान बर्क कि बाबर गलत कर रहा था, क्या गलत कर रहा था वो भी तो बताइए। बर्क साहब का बयान मैंने पढ़ा नहीं, उन्होंने क्या कहा है, लेकिन मेरा मानना है बाकी इस पर पार्टी से अगर पूछेंगे तो और भी जो होगा स्टैंड अपना क्लियर करेंगे, लेकिन मेरा सीधे मानना है और मैं समझता हूँ यही पार्टी का भी मानना होगा कि एक कानून व्यवस्था से जुड़ा मुद्दा है। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर प्रतिदिन हत्याएं हो रही हैं, एक एक परिवार के कई लोगों की हत्याएं हुई है और कोई भी प्रशासन। धर्मेंद्र जी, आपसे सीधा सवाल है, क्या एक मुस्लिम युवक का बीजेपी के लिए प्रचार करना, उसकी जीत का जश्न मनाना एक गुनाह है? देखिए, हिंदुस्तान लोकतांत्रिक देश है। किसी भी जाति धर्म के व्यक्ति को किसी भी पार्टी के पक्ष में वोट देने का, किसी भी पार्टी के पक्ष में प्रचार करने का, किसी भी पार्टी के पक्ष में अपील करने का जो संवैधानिक अधिकार है प्राप्त है, उससे किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। लेकिन शफीकुर रहमान बर्क को आपत्ति है, आपके सांसद को आपत्ति है। मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। हमारे साथ हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं। हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी, धर्मेंद्र जी कह रहे हैं कि ये जो मुद्दा है ये कानून व्यवस्था का है और सरकार फेल है। हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी, आवाज मिल पा रही है? दोबारा से हम उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या एक मुस्लिम युवक जो बीजेपी का प्रचार कर रहा था, जो बीजेपी के फेवर की बात कर रहा था, जो बीजेपी के जीत के जश्न पर मिठाई बांटता है, क्या उसका यह गुनाह था? सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क कह रहे हैं कि बाबर ने जो किया वो गलत किया। और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं। हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी, नमस्कार। बाबर के साथ जो हुआ गलत हुआ, लेकिन सपा के सांसद शफीकुर रहमान बर्क कह रहे हैं कि बाबर जो कर रहा था वो गलत कर रहा था। यानी कि एक मुस्लिम युवक अगर बीजेपी की जीत का जश्न मनाता है, बीजेपी की जीत के लिए मिठाई बांटता है, क्या गलत है? इससे बड़ा जी मेंटल बैंकरप्सी का और कोई उदाहरण नहीं मिल सकता। शफीकुर रहमान बर्क साहब दिमागी रूप से दिवालिया हो गए हैं और कोई दिमागी रूप से दिवालिया ही व्यक्ति इस तरह की बात कर सकता है। वस्तुतः वो जघन्यतम कृत्य है और जिन लोगों ने इस अपराध में, जो लोग भी शामिल हैं या जिन्होंने भी इसमें शिथिलता अपने कर्तव्यों में बरती है, उनके खिलाफ सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी और किसी को बख्शने वाली नहीं है। लेकिन धर्मेंद्र यादव तो कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था फेल है, इसलिए इस घटना को अंजाम मिला। नहीं, तो धर्मेंद्र यादव को चाहिए था कि समाजवादी पार्टी को उनके जो समर्थक हैं और उनके जो जिन कार्यकर्ताओं ने ये कुकृत्य किया है, उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास करते और उनको पार्टी से बाहर करते, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते, बजाय इसके कि वो यदि कानून व्यवस्था फेल का अगर इसे मामला बता रहे हैं तो ये भी एक तरह से दिमागी दिवालियापन ही कहा जाएगा। चारों अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं और
जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई और निर्णायक कार्रवाई होगी, और जो लोग भी इस तरह के जहर समाज में फैला रहे हैं उन सब के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सरकार सुनिश्चित करेगी। धर्मेंद्र सिंह, जी जी जी, शफीकुर रहमान बर्क के प्रति हमें, अगर शफीकुर रहमान बर्क को हम देखें तो तमाम तरह पर विवादित बयान दिए जाते हैं। सपा अध्यक्ष को दिखाई नहीं देता कि शफीकुर रहमान बर्क क्या कर रहे हैं, किस तरह का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर शफीकुर रहमान बाबर की हत्या पर कहते हैं कि वो गलत कर रहा था, यानी कि आप उसकी हत्या को सही ठहरा रहे हैं? नहीं, देखिए, ये कतई हत्या को ठहराने की कोई बात नहीं। उन्होंने किस कंटेस्ट में बयान दिया, क्या दिया, इसको बिना देखे मैं उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं, बयान मैं बता देता हूं कि उन्होंने क्या कहा। कंटेस्ट चाहे जो हो, लेकिन अगर किसी हत्या को वो सही ठहरा रहे हैं तो अपने आप में वो इस अपराध के दोषी है। गलत ठहराने की अगर वो अपराध का समर्थन कर रहे हैं तो भी अपराधी की आजादी है। लेकिन हमारा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, वो बताएं कि पिछले एक सप्ताह का प्रतिदिन का आंकड़ा देख लें, किस तरह से कई जिलों में परिवार के लोग हत्याएं हो गई, किस तरह से उत्तर प्रदेश अपराध प्रदेश हो गया है। जो ये दावा करते थे गुंडे माफिया उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग जाएंगे या तो जेलों में रहेंगे, आज क्या स्थिति है मैं कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन फर्जी इनकाउंटर्स के अलावा आप 28% एनसीआरबी का आंकड़ा है कि 28% क्राइम रेट बढ़ा है। प्रतिदिन आप देख लीजिए, रोज के अखबार या टीवी चैनलों में, आप भी मीडिया, आपको खुद मालूम होगा कि रोज हर जनपद में एवरेज हत्याएं हो रही हैं। वो गुंडे कौन है? आपको ये भी मालूम होगा कि तमाम अपराधियों ने लाइन लगा करके समर्पण किया है थानों में, उसका अपना लाइन लगा करके समर्पण किया। ये भी मीडियम खबरें आई थी। और जो भी अपराध घटित हुए उसमें कोई एक भी अपराधी नहीं कहीं बाहर हो, सारे अपराधी जेल के शीशों के पीछे भेजे गए और सबके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो रही है। पिछले 5 साल से गुंडे हैं नहीं, इनकाउंटर्स हो रहे हैं, फर्जी इनकाउंटर्स हो रहे हैं। आखिर क्राइम हो क्यों रहा है? ये कब तक सत्ता संरक्षित क्राइम हो रहा है? किस तरह से झूठ बोलते रहेंगे आप? चुनाव के बाद इस तरह लगातार हत्याएं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने आपको 2022 में भी इस तरह की झूठ और भ्रम फैलाने का निर्णय किया है, आपको बताया है। लेकिन आप आज भी सच का सामना नहीं करना चाहते, केवल झूठ और भ्रम फैलाना चाहते हैं। नहीं, उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने हमें, आपको जनादेश दिया और हमें प्रचंड बहुमत से विपक्ष में बैठने का अधिकार दिया है, बहुत थोड़े वोटों से, और तमाम बातें हैं। देखिए, आप क्षेत्र में चुनाव नहीं लड़े, जनता चुनाव लड़ी, आपने टेबल पर चुनाव लड़ा। भारतीय जनता पार्टी हर विधानसभा में 10,000 से अधिक वोट काट करके, तमाम जगह और तमाम बातें हैं। ये कभी इस पर डिबेट होगा तो उस पर बोलेंगे। आज मुद्दा है कि अपराध प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश बदलता जा रहा है। लेकिन धर्मेंद्र सिंह, मुद्दा तो ये भी है कि शफीकुर रहमान बर्क जैसे सांसद समय समय पर बयानबाजी करके माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं और आपके सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इन जैसों पर चुप्पी बरतकर बढ़ावा देते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति योगी सरकार की है, और उस पर जो भी इस तरह की कृत्य में लिप्ताया जाएगा, किसी भी अपराध में, उसके खिलाफ निर्णायक कार्रवाई सरकार सुनिश्चित करेगी। सरकार का संकल्प है और उसका असर भी समाज में दिखता है कि दुर्दांत माफिया सब जेलों के शिक्षों में। उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रदेश है। जब इनके मुखिया बोलते हैं कि गर्मी में, जून की गर्मी में जो है वो सर्दी ला देंगे, बर्फ गिरेगी, ये क्या शिमला बना देंगे, ये कौन से रेफ्रिजरेटर है? जब नेता इस तरह की भाषा का प्रयोग करेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि प्रदेश की जनता पर इसका असर पड़ेगा। प्रदेश की जनता पर तो असर वो भी पड़ा ना धर्मेंद्र सिंह, जब आपके अध्यक्ष अखिलेश यादव भरी सभा में पुलिस वालों के साथ बदसलूकी करते हुए नजर आते हैं, उन्हें किस तरह से बोलते हुए नजर आते हैं, ए पुलिस, वो भी जनता पर असर पड़ा है और शायद वही परिणाम में भी बदला। नहीं, बिल्कुल। देखिए, उस कंटेस्ट को आपने गलत देखा। वो जो है, जब समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस के लोग दुर्व्यवहार कर रहे थे, तो चूंकि किसी का नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो जानते नहीं थे, मंच से उन्होंने संबोधित कर दिया, उनके मुंह से निकल गया ये पुलिस। अब उसको इतना बितंगड़ और नहीं, ये पुलिस नहीं, उसके आगे उन्होंने जो कहा शायद वो भी आपने सुना होगा। मैं कह रहा हूँ, किस तरह से पहले चरण के चुनाव से ही योगी आदित्यनाथ को दीवार किया, 24 घंटे के लिए आयोग को रोकना पड़ा, किस तरह से उन्होंने सामाजिक खाई पैदा करने का प्रयास किया, किस तरह से इनके नेताओं के बोल थे, आपने देखा किस तरह से उत्तर प्रदेश को सांप्रदायिक आग में खोदने का प्रयास कर रही थी उत्तर प्रदेश की सत्तासीन पार्टी, और उसी के आधार पर
देखिए मतों में ध्रुवीकरण करा करके समाजवादी पार्टी को अपने दामन में झांकना चाहिए। धर्मेंद्र जी, समाजवादी पार्टी को अपने दामन में झांकना चाहिए और अराजकता और अपराध का आचरण छोड़ करके जो कुशीनगर में किया उसको आपको जघन्य उस कृत्य की निंदा करनी चाहिए। और वो जो आपके समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है या समर्थक है उनके खिलाफ पार्टी से कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए और उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित होना चाहिए। ठीक है, इस पर जवाब दें कि ये इनकी कानून व्यवस्था कहाँ है, इनके दावे कहाँ हैं। हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी वो पूछ रहे हैं कानून व्यवस्था कहाँ है, दावे कहाँ हैं जो किए थे। देखिए दावे धर्मेंद्र जी को नहीं दिखाई पड़ते होंगे क्योंकि आज भी ये लोग झूठ और भ्रम की राजनीति करते हैं। आज भी तमाम मीडिया में आया कि किस तरह से अपराधी गले में शक्तियां डाल के अभी 3-4 दिन पहले सब लोगों ने थानों में समर्पण किया और सामाजिक अपराध जहां भी इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, समाजवादी पार्टी अपने दामन में झांकने के बजाय अगर वो अपराध को बढ़ावा देना चाहती है, अपने समर्थकों के अगर शफीकुर रहमान बर्क समाजवादी पार्टी सांसद रहे, अगर वो इस तरह का बयान देंगे तो एक तरह से अपराध को बढ़ावा देने जैसी बात है, अपराध को प्रेरित करने जैसी बात है। तो अगर समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता इस तरह की बातों की मजम्मत नहीं करेंगे और ऐसे लोगों के खिलाफ पार्टी स्तर पर भी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तो ये माना जाएगा कि यह अराजकता को पोषित करने वाले, अपराध को बढ़ावा देने के जैसे इनका कृत्य है। और इससे अगर यही करते रहेंगे तो समाजवादी पार्टी को कई बार उत्तर प्रदेश की जनता ने सबक सिखाया है, उन्हें सबक सिखाएगी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी आपका तमाम बातचीत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। द कश्मीर फाइल्स को लेकर मनीष सिसोदिया ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को कश्मीर फाइल्स से प्यार और हमें कश्मीरियों से। प्रॉब्लम ये है कि उन्हें कश्मीर फाइल्स की चिंता है, उन्हें कश्मीरी पंडितों की चिंता नहीं है, उन्हें कश्मीर फाइल्स की चिंता है। हमें कश्मीरी पंडितों की चिंता है। कश्मीरी पंडित दिल्ली में जो रह रहे हैं उनके लिए जो केजरीवाल जी ने किया, 233 टीचर्स को परमानेंट करना, बिना दस्तावेज के बावजूद जो बेचारे टीचर्स धक्के खा रहे थे भारतीय जनता पार्टी के राज में, उनको उनकी नौकरी को परमानेंट करना, उनकी पेंशन की व्यवस्था देना, जो जितने भी कश्मीरी परिवार दिल्ली में रह रहे हैं उनको हर महीने प्रति व्यक्ति 3,000 रुपये देना, ये सब काम कश्मीरी पंडितों के लिए किया गया। वो केवल कश्मीर फाइल चिल्लाते रहते हैं। आज कश्मीरी पंडित देश भर का चाहता है कि उसको वापस कश्मीर जाने का मौका मिले। उसने जो जमीन जायदाद अपनी छोड़ी, वहां पे उसके परिवार की पुश्तैनी जगह थी, बगीचे थे, घर थे, वहां वो जा सके। तो भारतीय जनता पार्टी 8 साल से लगातार अब केंद्र सरकार में है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया उन कश्मीरियों के लिए? कुछ किया क्यों नहीं? देश का कश्मीर, देश भर में रह रहा कश्मीरी आज अपने गांव में, अपने कस्बे में वापस जाके अपने बच्चों को ले जाके दिखाना चाहता है। वो चाहता है कि मैं उस जगह को रिवाइव करूं, उससे अपना संबंध रिवाइव करूं। तो भारतीय जनता पार्टी फेल रही पूरी तरह से, केंद्र सरकार पूरी तरह से फेल रही। आज केंद्र सरकार इस बात को माने, इस चर्चा से ना भागे, इन सवालों से ना भागे। हर साल आप मैनिफेस्टो में लिखते रहे हो कि हम कश्मीरियों का पुनर्वास करेंगे। 8 साल हो गए आपको केंद्र की सरकार में बैठे हुए, कश्मीरियों का पुनर्वास किया क्यों नहीं? केवल कश्मीर फाइल बनवाते रह गए। आप कश्मीर फाइल बनवाते तो इस बात में बनवाते कि कैसे एक सरकार ने 8 साल में कश्मीरियों को वापस पुनर्वासित कर दिया, उनकी गरिमा, उनका दर्द दूर करते हुए उनकी गरिमा कैसे वापस लौटाई, कश्मीर की मिट्टी में जाके उनको बाधिकार कैसे खड़ा कर दिया। तब कश्मीर फाइल और अच्छी बनती, उनके दर्द पे उन पे मरहम होता। पर बहरहाल, जैसा मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को केवल कश्मीर फाइल की चिंता है, हमें कश्मीरी पंडितों से प्यार है, उनको कश्मीर फाइल से प्यार है। सब अपने अपने प्यार से काम कर रहे हैं। 200 करोड़ रुपए उनपे खर्च हो। बिल्कुल, 2 चीजें हैं। कश्मीरी व्यक्ति, कश्मीरी पंडित ये चाहता है कि उसने जो दर्द झेला
1989 में 90 में जो झेला और उसके अदरवाइज भी जो झेला, उसको ये देश देखे। प्रॉब्लम ये है कि उन्हें कश्मीर फाइल्स की चिंता है, उन्हें कश्मीरी पंडितों की चिंता नहीं है, उन्हें कश्मीर फाइल्स की चिंता है। हमें कश्मीरी पंडितों की चिंता है। कश्मीरी पंडित दिल्ली में जो रह रहे हैं, उनके लिए जो केजरीवाल जी ने किया, 233 टीचर्स को परमानेंट करना, बिना दस्तावेज के बावजूद जो बेचारे टीचर्स धक्के खा रहे थे भारतीय जनता पार्टी के राज में, उनको उनकी नौकरी को परमानेंट करना, उनकी पेंशन की व्यवस्था देना, जो जितने भी कश्मीरी परिवार दिल्ली में रह रहे हैं उनको हर महीने प्रति व्यक्ति 3,000 रुपये देना, ये सब काम कश्मीरी पंडितों के लिए किया गया। वो केवल कश्मीर फाइल चिल्लाते रहते हैं। आज कश्मीरी पंडित देश भर का चाहता है कि उसको वापस कश्मीर जाने का मौका मिले। उसने जो जमीन जायदाद अपनी छोड़ी, वहाँ पे उसके परिवार की पुश्तैनी जगह थी, बगीचे थे, घर थे, वहाँ वो जा सके। तो भारतीय जनता पार्टी 8 साल से लगातार अब केंद्र सरकार में है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया उन कश्मीरियों के लिए? कुछ किया क्यों नहीं? देश का कश्मीर, देश भर में रह रहा कश्मीरी आज अपने गांव में, अपने कस्बे में वापस जाके अपने बच्चों को ले जाके दिखाना चाहता है। वो चाहता है कि मैं उस जगह को रिवाइव करूं, उससे अपना संबंध रिवाइव करूं। तो भारतीय जनता पार्टी फेल रही पूरी तरह से, केंद्र सरकार पूरी तरह से फेल रही। आज केंद्र सरकार इस बात को माने, इस चर्चा से ना भागे, इन सवालों से ना भागे। हर साल आप मैनिफेस्टो में लिखते रहे हो कि हम कश्मीरियों का पुनर्वास करेंगे। 8 साल हो गए आपको केंद्र की सरकार में बैठे हुए, कश्मीरियों का पुनर्वास किया क्यों नहीं? केवल कश्मीर फाइल बनवाते रह गए। आप कश्मीर फाइल बनवाते तो इस बात में बनवाते कि कैसे एक सरकार ने 8 साल में कश्मीरियों को वापस पुनर्वासित कर दिया, उनकी गरिमा, उनका दर्द दूर करते हुए उनकी गरिमा कैसे वापस लौटाई, कश्मीर की मिट्टी में जाके उनको बाधिकार कैसे खड़ा कर दिया। तब कश्मीर फाइल और अच्छी बनती, उनके दर्द पे उन पे मरहम होता। पर बहरहाल, जैसा मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को केवल कश्मीर फाइल की चिंता है, हमें कश्मीरी। पश्चिम बंगाल में विधायकों के निलंबन का मुद्दा संसद में उठा। बीजेपी सांसद सुकांत मजूमदार ने बंगाल विधानसभा का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में कोई शासन तंत्र नहीं है। सर, ये सांसद में हम लोग आते हैं, कोई एक सांसद रहता है, कोई 300 सांसद रहते हैं। सिर्फ कभी नहीं देखा, मेरा 7 साल में कभी नहीं देखा कोई सांसद का ऊपर आक्रमण हुआ। लेकिन सर पश्चिम बंगाल पे आज हमारा शुभेंदु अधिकारी, मनोज टिग्गा ऊपर आक्रमण हुआ है विधानसभा का अंदर, जो पूरा भारत में नजीर नहीं है। सर हम लोग 355 चाहिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में पूरा कोई शासन तंत्र नहीं है, कोई सरकार नहीं है। सर विधानसभा का अध्यक्ष ने बोला है उसको मारो। ये भारत का निर्लज का राज्य हो गया। सर इसका ऊपर हम लोग 355 चाहिए। इसका राष्ट्रपति के ऊपर मांग करता हूं, प्रधानमंत्री जी के ऊपर मांग करता हूं। सर पश्चिम बंगाल में कोई गणतंत्र नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हुए हमले को बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने इस घटना की निंदा की है। सभा में ये घटना हुई, सुरक्षा की कितनी बड़ी चूक मानते हैं आप? देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है। माननीय मुख्यमंत्री जो बहुत सीजन्ड लीडर हैं और वो इतने शालीन व्यक्ति हैं, और वहाँ वो अपने क्षेत्र में जो पुराने लोग हैं उनसे मिलने के लिए वो जा रहे हैं एक यात्रा पर, और वहाँ जिस तरह से वो व्यक्ति बढ़ा, वो हथियार भी हो सकता था उसके हाथ में, कोई बड़ी घटना हो सकती थी। खुदा का शुक्र है कि वो ऐसी कोई घटना नहीं घटी, लेकिन मुख्यमंत्री जी को कैसे उसने छू लिया, कैसे उनके पर मुक्का चला लिया, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। और उन अधिकारियों पर की भी जिम्मेदारी है जो मुख्यमंत्री और मंत्री और विधायकों की सुरक्षा में जो लोग रहते हैं, उनकी जिम्मेदारी सिर्फ साथ में टहलने की नहीं है, बल्कि उनकी जिम्मेदारी पूरी रक्षा की है। और जिस तरह वो तेज़ी से आगे बढ़ा, उसको तुरंत ही रोक देना चाहिए था। इसकी हम घोर निंदा करते हैं, और ये शुक्र है कि मुख्यमंत्री जी को कोई हानि नहीं पहुंची। मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से उदारता दिखाई है, उसे माफ कर दिया है, इसे कैसे देखते हैं? ये नीतीश कुमार जी का बड़ा दिल है और उन्होंने क्षमा कर दिया, लेकिन जो चूक हुई है सुरक्षा के मामले में, इसकी जांच जरूर होनी चाहिए, ऐसा हम सबका मानना। मंत्री जी, आज भा में ये घटना हुई, सुरक्षा की कितनी बड़ी चूक मानते हैं आप? देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है।
माननीय मुख्यमंत्री जो बहुत सीजन्ड लीडर हैं और वो इतने शालीन व्यक्ति हैं, और वहाँ वो अपने क्षेत्र में जो पुराने लोग हैं उनसे मिलने के लिए वो जा रहे हैं एक यात्रा पर। और वहाँ जिस तरह से वो व्यक्ति बढ़ा, वो हथियार भी हो सकता था उसके हाथ में, कोई बड़ी घटना हो सकती थी। खुदा का शुक्र है कि वो ऐसी कोई घटना नहीं घटी, लेकिन मुख्यमंत्री जी को कैसे उसने छू लिया, कैसे उनके पर मुक्का चला लिया, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। और उन अधिकारियों पर की भी जिम्मेदारी है जो मुख्यमंत्री और मंत्री या विधायकों की सुरक्षा में जो लोग रहते हैं, उनकी जिम्मेदारी सिर्फ साथ में टहलने की नहीं है, बल्कि उनकी जिम्मेदारी पूरी रक्षा की है। और जिस तरह वो तेजी से आगे बढ़ा, उसको तुरंत ही रोक देना चाहिए था। इसकी हम घोर निंदा करते। बिहार विधानसभा में सभी विधायकों को बीजेपी की तरफ से द कश्मीर फाइल्स की मुफ्त टिकट देने को लेकर मुख्य विपक्षी दल आरजेडी ने अपना जोरदार विरोध दर्ज कराया। आरजेडी विधायकों ने विधानसभा परिसर के बाहर फिल्म के टिकट को फाड़कर अपना विरोध जताया। आरजेडी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी विधानसभा का भगवाकरण करना चाहती है, नफरत का एजेंडा चलाना चाहती है, इसलिए आरजेडी बीजेपी के एजेंडे का विरोध करती है। बिहार विधानसभा से आरजेडी विधायक को निलंबित कर दिया गया, जिसके बाद से विधायक सुनील सिंह भड़क गए। उन्होंने सवाल किया कि क्या नियमावली सिर्फ मेरे लिए बनी है? को दे दे, मैंने गलत क्या बोला? नियमावली मेरे लिए सिर्फ बना है कि उनके लिए भी बना है? नियमावली उलटे देखे ना, कहाँ लिखा हुआ है कि कोई बात अगर अखबार में निकला हुआ है उसको बात आप सदन में नहीं बोल सकते? कहाँ निकला हुआ है नियमावली में? हमसे अरे भाई, बहुत कानून के विद लोग बैठे हुए हैं, हम लोग चरवाहा विद्यालय के आदमी हैं, आप कॉन्वेंट विद्यालय के आदमी हैं, तो बताइएगा ना कि कहाँ नियमावली में लिखा हुआ है कि जो प्रिंट मीडिया में आया, जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में आया, अगर उस चीज को अगर उजागर करते हैं अगर सदन में, तो वो बात यूपी विधानसभा की करते हैं, जहां उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए नामांकन होगा और बीजेपी की ओर से वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सतीश महाना ने नामांकन किया। हालांकि सपा की ओर से कोई उम्मीदवार नहीं उतारा जाएगा। आपको बता दें कि सतीश महाना पिछली सरकार में मंत्री थे, लेकिन इस बार जब योगी मंत्रिमंडल में मंत्रियों की लिस्ट आई तो उसमें सतीश महाना का नाम नहीं था। ऐसे में कयास लगाए जाने लगे थे कि उन्हें विधानसभा अध्यक्ष बनाया जा सकता है। सतीश महाना की उपलब्धि के बारे में बात करें तो वो 8 बार के विधायक हैं। वे कानपुर के महाराजपुर विधानसभा सीट से 2012 से विधायक हैं। इससे पहले वे 5 बार कानपुर कैंट से चुनाव जीते हैं। सतीश महाना ने इस चुनाव में सपा के फतेह बहादुर सिंह गिल को मात दी। सतीश महाना अपने इलाके में काफी लोकप्रिय नेता हैं। सतीश महाना का जन्म 14 अक्टूबर 1960 को कानपुर में हुआ था। वे छात्र जीवन से ही बजरंग दल यूथ और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े रहे। महाना 1991 से लगातार 8 बार विधायक बने हैं। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में कचरा इकट्ठा करने वाली जगह डंपिंग यार्ड में आग लग गई, जिसके चलते आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। वहीं यहां से गुजरने वाले वाहन चालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। इसकी सूचना दोपहर करीब 2:30 पर दमकल विभाग को दी गई। सूचना के आधार पर दमकल विभाग की 6 गाड़ियां मौके पर भेजी गई, जो आग बुझाने के प्रयास में जुटी। आपको बता दें कि बड़ी संख्या में कूड़ा एकत्रित होने और इसके आकार के चलते आसपास के इलाके के लोग इसे कूड़े का पहाड़ भी कहते हैं। इससे पहले भी इस डंपिंग यार्ड में कई बार आग लग चुकी है, जिस पर समय रहते काबू पा लिया गया था। इतना ही नहीं, 2017 में गाजीपुर लैंडफिल साइट पर कूड़े का ढेर टूटकर गिर गया था, जिसकी चपेट में आने से 2 लोगों की मौत भी हो गई थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लखनऊ में विधानसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली। विशेष रूप से योगी आदित्यनाथ पहली बार विधायक हैं, जबकि वो पहले अपने 5 साल के कार्यकाल के दौरान राज्य में विधान परिषद के सदस्य रहे थे। इस बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख और विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने भी विधायक के रूप में शपथ ली और वे पहली बार विधायक भी हैं। वे 2012 से 2017 के दौरान राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान एमएलसी थे।
18वीं उत्तर प्रदेश विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को आज शपथ दिलाई गई। प्रोटेम स्पीकर रमापति शास्त्री के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने विधायकों को शपथ दिलाने के लिए सुरेश कुमार खन्ना, जयप्रताप सिंह और माता प्रसाद पांडे को नामित किया था। आपको बता दें कि शास्त्री ने शनिवार को प्रोटेम स्पीकर के तौर पर शपथ ली थी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में विधायक के तौर पर शपथ ली। इससे पहले अखिलेश सीएम योगी से गर्मजोशी के साथ मिले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अखिलेश यादव से हाथ मिलाया और उनके कंधे पर हाथ रखा। आपको बता दें कि अखिलेश यादव सभा की बैठक में विधायक दल के नेता चुने गए थे। सदन में अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष रहेंगे। उन्होंने कहा कि केवल बेंच बदल गई है, मैं अब विपक्ष में बैठूंगा। मैं विधानसभा में रहा हूं, केवल बेंच बदल गई है। केवल बेंच बदल गई है। मैं अभी पक्ष में बैठता था, विपक्ष में बैठूंगा। सरकार की अकाउंटेबिलिटी के लिए विपक्ष काम करेगा और जो विपक्ष की भूमिका है, सकारात्मक विपक्ष की भूमिका होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने केंद्र पर आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने डोर स्टेप राशन डिलीवरी को दिल्ली में रोक दिया था। सीएम केजरीवाल ने कहा कि डोर स्टेप राशन डिलीवरी को हम पंजाब में लागू करेंगे। कुछ हो चुका था, हमने सारा काम कर लिया था। केंद्र की भाजपा सरकार ने इसको रोक दिया, इसे करने नहीं दिया। ये सही नहीं है। लेकिन अंग्रेजी में एक कहावत है, यू कैनॉट स्टॉप द आइडिया हुज टाइम हैज कम। जिस आइडिया का समय आ चुका है उसको कोई नहीं रोक सकता, उसको कोई ताकत नहीं रोक सकती, फिर उसके पीछे कुदरत लग जाती है। अब इसका आइडिया आ चुका है, इसका समय आ चुका है, तो ये तो लागू होगा। दिल्ली में नहीं लागू करने दिया, कोई बात नहीं, पंजाब में लागू करेंगे। पंजाब में लागू होगा, सारा देश देखेगा, सारे देश के लोग इसकी मांग करेंगे, पूरे देश में लागू होगा। जैसे आज मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में बने, पूरे देश में बन रहे हैं। दिल्ली के अंदर जो जो चीज़ें लागू कर रहे हैं, पूरे देश में लागू होती जा रही हैं। पिछले कुछ वर्षों में आप लोगों ने सबने देखा कि किस तरह से दिल्ली के लोगों के कामों को रोका गया, किस तरह से हम मोहल्ला क्लिनिक बनाना चाहते थे, मोहल्ला क्लिनिक को 2 साल तक रोक दिया, लेकिन फिर बनाए हम लोगों ने। सीसीटीवी कैमरे पूरे दिल्ली में लगाना चाहते थे, उनको 3 साल तक फाइल रोक दी केंद्र ने। स्कूल बनाना चाहते हैं, उनको रोका जाता है। अस्पताल बनाना चाहते हैं, उनको रोकने की कोशिश की जाती है। पिछले 75 साल से इस देश के लोगों को रोका गया, हर कदम पे रोका गया। लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, लोग विकास करना चाहते हैं, लोग प्रगति करना चाहते हैं, उन्हें रोका जाता है। इस देश के लोग बहुत अच्छे हैं, इस देश के लोग बहुत इंटेलिजेंट है, इस देश के लोगों में बहुत टैलेंट है, इस देश के लोग तरक्की करना चाहते हैं, लेकिन उनको 75 साल से रोका जा रहा है। लेकिन अब लोग रुकने वाले नहीं हैं। अब लोगों ने ठान लिया, अब लोग खड़े हो गए हैं। 2 राज्यों के अंदर लोगों ने कट्टर ईमानदार सरकार बना दी है। अब ये देश तरक्की करेगा, अब ये देश आगे बढ़ेगा। मैं उन सब लोगों को कहना चाहता हूँ, सभी ताकतों को कहना चाहता हूँ जो इस देश को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, कि आप जो मर्जी कर लीजिए, अब ये देश रुकने वाला नहीं है। कुछ हो चुका था, हमने सारा काम कर लिया था। केंद्र की भाजपा सरकार ने इसको रोक दिया, इसे करने नहीं दिया। ये सही नहीं है। लेकिन अंग्रेजी में एक कहावत है, यू कैनॉट स्टॉप द आइडिया हुज टाइम हैज कम। जिस आइडिया का समय आ चुका है उसको कोई नहीं रोक सकता, उसको कोई ताकत नहीं रोक सकती, फिर उसके पीछे कुदरत लग जाती है। अब इसका आइडिया आ चुका है, इसका समय आ चुका है, तो ये तो लागू होगा। दिल्ली में नहीं लागू करने दिया, कोई बात नहीं, पंजाब में लागू करेंगे। पंजाब में लागू होगा, सारा देश देखेगा, सारे देश के लोग इसकी मांग करेंगे, पूरे देश में लागू होगा। जैसे आज मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में बने, पूरे देश में बन रहे हैं। दिल्ली के अंदर जो जो चीज़ें लागू कर रहे हैं, पूरे देश में लागू होती जा रही हैं।
पिछले कुछ वर्षों में आप लोगों ने सबने देखा कि किस तरह से दिल्ली के लोगों के कामों को रोका गया, किस तरह से हम मोहल्ला क्लिनिक बनाना चाहते थे, मोहल्ला क्लिनिक को 2 साल तक रोक दिया, लेकिन फिर बनाए हम लोगों ने। सीसीटीवी कैमरे पूरी दिल्ली में लगाना चाहते थे, उनको 3 साल तक फाइल रोक दी केंद्र ने। स्कूल बनाना चाहते हैं उनको रोका जाता है, अस्पताल बनाना चाहते हैं उनको रोकने की कोशिश की जाती है। पिछले 75 साल से इस देश के लोगों को रोका गया, हर कदम पे रोका गया। लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, लोग विकास करना चाहते हैं, लोग प्रगति करना चाहते हैं, उन्हें रोका जाता है। इस देश के लोग बहुत अच्छे हैं, इस देश के लोग बहुत इंटेलिजेंट है, इस देश के लोगों में बहुत टैलेंट है, इस देश के लोग तरक्की करना चाहते हैं, लेकिन उनको 75 साल से रोका जा रहा है। लेकिन अब लोग रुकने वाले नहीं हैं, अब लोगों ने ठान लिया, अब लोग खड़े हो गए हैं। प्रमोद सावंत ने सोमवार को लगातार दूसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उन्हें राजधानी पणजी के श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आयोजित एक समारोह के दौरान सीएम पद की शपथ दिलाई गई। उनके साथ रवि नाइक, नीलेश कब्रल, विश्वजीत राणे, माविन गुदिनो, सुभाष शिरोडकर को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। प्रमोद सावंत 2017 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद सीएम बने थे। सावंत के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। प्रमोद सावंत उत्तरी गोवा के सांखलिम से विधायक हैं और वो पेशे से एक आयुर्वेद चिकित्सक रहे हैं। इससे पहले शुक्रवार को भगवंत मान ने विधायकों की पेंशन में बड़ा बदलाव करने का ऐलान किया था और मान के मुताबिक अब से विधायकों को एक बार पेंशन मिलेगी। अब तक जितनी बार कोई विधायक बनता था पेंशन की राशि जुड़ती जाती थी। इतना ही नहीं, मान ने विधायक के परिवार को मिलने वाली पेंशन में भी कटौती करने का ऐलान किया है। मान ने कहा था कि इस फैसले से जो करोड़ों रुपए बचेंगे उन्हें गरीब कल्याण में लगाया जाएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोमवार को फिर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने दिल्ली की तर्ज पर पंजाब में भी राशन की डोर टू डोर राशन डिलीवरी का ऐलान किया, यानी पंजाब सरकार पूरे सूबे में अब घर घर में राशन की डिलीवरी कराएगी। भगवंत मान ने इस मामले में कहा कि सरकार ने फैसला किया है कि राशन की घर घर डिलीवरी कराई जाएगी। हालांकि यह योजना विकल्प के तौर पर रहेगी। हमारे अफसर फोन करके डिलीवरी का समय पूछेंगे, उसी समय राशन की डिलीवरी कराई जाएगी। इससे पहले दिल्ली के सीएम द कश्मीर फाइल्स रिलीज के बाद से ही सुर्खियों में बनी है। कश्मीरी पंडितों पर बनी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है। द कश्मीर फाइल्स देखने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की आलोचना करने पर युवक की पिटाई कर दी गई। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मामला महाराष्ट्र के जलगांव का, जहां पर युवक ने कश्मीर फाइल्स फिल्म देखकर सीएम ठाकरे की सोशल मीडिया पर आलोचना कर दी, जिसके बाद से शिव सैनिकों ने युवक की जमकर पिटाई कर दी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, थिएटर के बाहर की तस्वीरें। युवक थिएटर से निकलकर बाहर आता है, फिल्म देखता है और फिल्म के बारे में वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखता है और फिल्म के लिखने के साथ साथ वो उद्धव ठाकरे के बारे में भी टिप्पणी करता है, उद्धव ठाकरे की आलोचना करता है। इसके बाद जो शिव सैनिक थे उन्होंने उस युवक के साथ मारपीट की है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के गठबंधन वाली महाविकास आघाड़ी सरकार लोगों को बड़ी राहत देने जा रही है। जी हां, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार ने सीएनजी पर वैट की दरों में भारी कटौती करने का निर्णय लिया है। एक तरफ जहां पूरे देश में
पेट्रोल और गैस के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं। ऐसे में यह फैसला गर्मी में राहत भरी ठंडक जैसा है। महाराष्ट्र के वित्त मंत्री अजित पवार ने इस महीने की शुरुआत में बजट सत्र के दौरान वैट की दर घटाने का प्रस्ताव रखा था। अब सरकार ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। पवार ने शनिवार को मराठी में एक ट्वीट करके इसका नोटिफिकेशन जारी करने की सूचना दी। इसके अनुसार 1 अप्रैल से राज्य में सीएनजी पर 13.5% की जगह बस 3% वैट ही देना होगा। सीएनजी की नई दरें 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगी और ग्राहकों को सीएनजी के लिए कम दाम देने होंगे। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और आसपास के एरिया में महानगर गैस सीएनजी गैस की सप्लाई करती है। मुंबई में अभी सीएनजी का रेट 66 रुपए प्रति किलोग्राम, जबकि पीएनजी का रेट 39 रुपए 50 पैसे प्रति घन मीटर है। पेट्रोल और डीजल के मुकाबले सीएनजी के दाम पहले से ही कम है। वहीं गाड़ियों में यह बेहतर माइलेज भी देती है। ऐसे में इसके दाम कम होने से कार चलाने वालों के साथ साथ ऑटो रिक्शा चालकों, टैक्सी चालकों और कैब चलाने वालों को फायदा होगा। इस गैस को पाइप नेचुरल गैस के तौर पर घरों में रसोई गैस के तौर पर भी सप्लाई किया जाता है। ऐसे में गृहिणियों को जो बोझ है वो भी हल्का होगा। पेट्रोल डीजल के मुकाबले सीएनजी पर्यावरण में कम प्रदूषण फैलाती है, इसलिए सरकार इसका उपयोग बढ़ाने पर जोर दे रही है। ऐसे में सीएनजी पर वैट कम करने से लोगों के बीच इसे लेकर रुझान बढ़ेगा। वहीं उत्तर भारत में हाल ही में सीएनजी के दाम बढ़े हैं। ऐसे में उन राज्यों पर भी इसके दाम कम करने का दबाव बढ़ सकता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को श्रीलंका के वित्त मंत्री बासिल राजपक्षे से मुलाकात की और द्वीपीय राष्ट्र की आर्थिक स्थिति और वर्तमान विदेशी विनिमय संकट के दौरान भारत द्वारा दी गई सहायता पर चर्चा की। विदेशी विनिमय की कमी के कारण श्रीलंका एक बड़े आर्थिक और ऊर्जा संकट से गुजर रहा है। जयशंकर यहां देश के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता और 7 सदस्यीय बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए वहां पर पहुंचे थे। उन्होंने ट्वीट किया कि वित्त मंत्री बासिल राजपक्षे के साथ मुलाकात कर दौरे की शुरुआत की है और आर्थिक स्थिति पर भारत की सहायता पर चर्चा की। हम पड़ोसी प्रथम की नीति पर चल रहे हैं। जयशंकर का दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब संकट से निपटने में श्रीलंका सरकार की नाकामी के विरुद्ध लोग खुलकर बोल रहे हैं। वर्तमान आर्थिक संकट से उबारने के लिए भारत ने हाल ही में श्रीलंका को आर्थिक राहत पैकेज दिया। जयशंकर मुख्य रूप से बिम्स्टेक सम्मेलन में भाग लेने के लिए वहां पहुंचे हैं, लेकिन अधिकारियों ने बताया कि वो श्रीलंका के नेताओं के साथ सभी महत्वपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता में भाग लेंगे। बिम्स्टेक में भारत के अतिरिक्त बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल और भूटान शामिल हैं। श्रीलंका बंगाल की खाड़ी बहुपक्षीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल यानी कि बिम्स्टेक समूह का वर्तमान अध्यक्ष है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को डिजिटल माध्यम से इस शिखर सम्मेलन में भी शामिल होंगे। इजराइल में कोरोना वायरस का संकट अभी भी बरकरार है। आज प्रधानमंत्री बेनेट भी इसकी चपेट में आ गए। बेनेट कोरोना से ऐसे वक्त में संक्रमित हुए हैं जब अगले महीने की शुरुआत में उनको भारत दौरे पर आना है। बताया जा रहा है कि बेनेट ने कल अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ बैठक की थी और इजराइल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट अप्रैल की शुरुआत में भारत दौरे पर आ रहे हैं और इस दौरान दोनों देशों के बीच यूक्रेन संकट को लेकर चर्चा करने की उम्मीद जताई है। बेनेट की यह यात्रा ऐसे वक्त में हो रही है जब दोनों देश राजनयिक संबंधों की स्थापना के 30 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके इजरायली समकक्ष ने आखिरी बार पिछले साल नवंबर में ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 के दौरान मुलाकात की थी। भारत और इजराइल के बीच 29 जनवरी 1992 को पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे और इस साल की शुरुआत में इस मौके को चिन्हित करने के लिए एक स्मारक लोगो लॉन्च किया गया। लोगो में डेविड के सितारे और अशोक चक्र को दर्शाया गया है और यह अंक 30 बनाता है जो द्विपक्षीय संबंधों की 30वीं वर्षगांठ के रूप को दर्शाता है। ऑस्कर अवार्ड्स में थप्पड़ कांड के बाद क्रिस रॉक का एक वीडियो सामने आया। वीडियो में क्रिस काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं और क्रिस ने अवार्ड सेरेमनी खत्म होने के बाद ये वीडियो देखा जिसमें विल स्मिथ क्रिस रॉक को थप्पड़ मार रहे हैं। क्रिस वीडियो देखने के बाद से विल को गुस्से में ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं और वहीं उनके दोस्त क्रिस को शांत कराने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल मामला ऑस्कर अवार्ड्स का है और विल स्मिथ ने बेस्ट एक्टर का खिताब जीता है। क्रिस रॉक अवार्ड सेरेमनी को होस्ट कर रहे थे। क्रिस ने विल स्मिथ के पत्नी को लेकर टिप्पणी की जिसके बाद से विल स्मिथ ने गुस्से में क्रिस रॉक को थप्पड़ जड़ दिया था।
ऑस्कर अवार्ड में हुए विवाद के बाद से विल स्मिथ की खूब आलोचना हो रही है, जिसके बाद विल स्मिथ ने माफी मांगी है। विल स्मिथ ने ऑस्कर अवार्ड में होस्ट क्रिस रॉक को थप्पड़ मार दिया, जिस पर आम लोगों से लेकर बड़ी हस्तियों ने विल को खरी खोटी सुनाई। अब उन्होंने क्रिस रॉक ने माफी मांगी है। I want to apologize to the Academy. I want to apologize to all my fellow nominees. This is a beautiful moment, and I'm not crying for winning an award. It's not about winning an award for me. It's about being able to shine light on all of the people, Tim and Trevor and Zach and Sanaya and Demi and Ingenue and the entire cast and crew of King Richard and Venus and Serena, the entire Williams family. Art imitates life. I look like the crazy. तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए FM न्यूज के साथ। नमस्कार।